नमस्कार साथियों, जल्दी से जुड़ जाओ भी क्लास के साथ। जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार हम टॉपिक को लेकर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है। जित हाँ भाई, एक बार मैं आपको ये बता दूं भी हमारे एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले, उसके बाद एक टॉपिक की शुरुआत करूंगा। ठीक है। तो हमारा प्यारे बच्चों, एग्जाम में जो टॉपिक आएंगे, जो हमारी सीटी के अंदर और इसके अलावा हरियाणा पुलिस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो टॉपिक पूछे गए थे, हम उन्हीं टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। हमारा एक टॉपिक रहेगा वर्ण, शब्द, संधि, समास, हाँ भाई, उपसर्ग, प्रत्यय, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, वाक्य, वाक्य संशोधन, वाक्य संशोधन। उसके अलावा प्यारे बच्चों, हमने पढ़ने हैं टॉपिक अलंकार, अलंकार विराम चिन्ह, और हमारा टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों, कौन सा रहेगा? मुहावरे और लोकोक्ति। ये प्यारे बच्चों हमारे एग्जाम की दृष्टि से टॉपिक रहेंगे, आपके पेपर में पूछे जाएंगे। राम राम भाई, सीटी कब होगा भाई, आगे डिस्कस कर लेंगे। फरवरी माह में उम्मीद है कि हो जाएगा। एटलीस्ट आप टॉपिक पर फोकस करो। ये सारे के सारे टॉपिक वो हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारा प्यारे बच्चों हरियाणा पुलिस 2021-22 में हुआ था, उसमें भी, और इसके अलावा 2018 में भी हुआ था। हर बार एग्जाम में एक टॉपिक आया जिसका नाम है समास। तो आज हम बिना समय जाया करे, आज हम एक टॉपिक की शुरुआत करने वाले जिसका नाम है समास। ठीक है। तो भाई आज की क्लास में हमारा एक टॉपिक होगा जिसका नाम क्या रहने वाला है? समास। चलते हुए टॉपिक के ऊपर, हमारा पहला टॉपिक शुरू हो चुका है। लो भाई, आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या रहेगा जी? समास। यदि एग्जामिनर ये पूछेगा कि समास क्या है, समास क्या है, तो हम कहेंगे सर समास का मतलब तो संक्षिप्तीकरण है। समास का मतलब क्या है? समास का अर्थ क्या है? तो समास के अर्थ की बात की जाएगी तो रहेगा संक्षेप। क्या रहेगा? संक्षेप, या फिर मैं कहूं संक्षिप्तीकरण। संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण बोले तो छोटा रूप। समास का मतलब क्या है सर जी? छोटा रूप। कोई लंबी चौड़ी बात तो उसको कम शब्दों में कहना हमारा कहलाता है समास। क्या कहलाएगा सर? समास कहलाएगा। जैसे हमसे एग्जामिनर पूछता है गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला। अब प्यारे बच्चों, गंगा को धारण करने वाला कौन है? सर गंगाधर है। ठीक है। क्या हो जाएगा सर? गंगाधर हो जाएगा। इसी तरह से एग्जामिनर ये पूछता है कि राजा की राजा की माता, राजा की माता, तो उत्तर हो जाएगा राज माता। मैंने यहां पर लिख दिया इसी तरह से पल पल, पल पल बोले तो हर पल। इसी तरह से मैंने यहां लिख दिया है कि दो गायों का समूह। मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं तो आप कहेंगे सर दो गायों का समूह तो मतलब द्विगु। यहां तक की विषय वस्तु क्लियर हो गई। अब एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर हमसे पूछता है कि इनमें समास कौन सा है।
तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा समास कौन सा है, तो इस बिंदु को अच्छे से क्लियर करके चलना है। समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप संक्षेप में। तो ये हमारा छोटा रूप, इसको हम क्या बोलेंगे सर, हम बोल देंगे समास। क्या बोलेंगे भाई सर, समास कह देंगे। अब ये जो हमारा शब्द इस समास को खोलकर बताया गया है, जो समास को खोलकर बताया गया है वो हमारा क्या होगा भाई, वो सर हमारा हो जाएगा विग्रह। राजा की माता राजमाता, ये प्यारे बच्चों हमारा छोटा रूप है जिसको हम बोल रहे हैं संक्षेप, या मैं कहूं कि इसको हम क्या बोल रहे हैं सर, इसको हमने नाम दे दिया है समास। यहाँ पर राजा की माता राजमाता जो है ये हमारा हो जाएगा विस्तृत रूप, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है सर, विग्रह नाम दिया है। प्यारे बच्चों विग्रह भी हो सकता है और इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर व्यास भी हो सकता है। क्या हो सकता है, विग्रह या व्यास। आया समझ में। अब प्यारे बच्चों पल पल हर पल, ये हमारा प्यारे बच्चों ये जो शब्द है ये हमारा समस्त पद वाला है, समास है, समस्त पद है, ये पूरा का पूरा पद। अब ये प्यारे बच्चों इस पद का विग्रह किया गया है, खोल कर बताया गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं सर, विग्रह बोल रहे हैं। दो गायों का समूह द्विगु, ये प्यारे बच्चों छोटा रूप है, ये हमारा संक्षिप्त रूप है, इसको हम संक्षेप कह रहे हैं, ये हमारा है भाई समास। और ये हमारा हो जाएगा इस समास को खोलकर बताने वाला विग्रह कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो अब यहाँ पर एक बात निकलकर सामने आती है, हमने दो शब्दों को इकट्ठा करके एक नया शब्द बनाया, दो शब्दों को इकट्ठा करके एक नया शब्द बनाया, क्या कहलाया सर, समास कहलाया। एक दो तीन चार, तो यहाँ पर हमने प्यारे बच्चों दो से ज्यादा शब्दों को इकट्ठा करके एक नया शब्द बनाया, क्या कहलाया सर, समास कहलाया। अब राजा की माता राजमाता, दो से ज्यादा शब्दों को इकट्ठा करके एक नया शब्द बनाया राजमाता, ये हमारा समास है। गंगा को धारण करने वाला, एक दो तीन चार पांच, दो से ज्यादा शब्दों को इकट्ठा करके एक नया शब्द बनाया, क्या कहलाया सर, हमारा समास कहलाया है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारी यहाँ से एक परिभाषा निकलकर सामने आती है? परिभाषा क्या है जी, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को या पदों को, शब्दों को या पदों को मिलाकर एक नया पद बने, एक नया पद बनता है, उसको हमने क्या नाम दिया सर, वो नया पद बनाए ना, उसको जी हमने नाम दे दिया है, क्या सर, हमने उसको नाम दे दिया है समास का। क्लियर है? तो उसको हमने नाम क्या दे दिया सर, उसी का नाम तो समास है। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर बना नया पद, बना नया शब्द क्या कहलाया सर, हमारा कहलाया समास। यहाँ तक क्लियर है? जितने भी साथी कक्षा से जुड़े हुए हैं जल्दी से बताएं, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है क्या, ताकि हम अपनी विषय वस्तु को आगे बढ़ा सकें। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ भाई, ओके जी। दिनेश जी, हम अपनी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। लो भाई, इसके बाद की विषय वस्तु अब हम शुरू करने चाहते हैं कि समास के भेद कितने हैं। एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है, एग्जाम में ये पूछा गया कि समास के भेद कितने हैं। प्रत्येक विषय वस्तु को हमने बड़े प्यारे ढंग से समझ के चलना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। समास के भेद कितने हैं? तो समास के प्यारे बच्चों हमारे चार भेद भी हैं
और 6 भेद भी हैं। कितने भेद है? 4 या 6। हमसे पूछा जाएगा कि समास के सामान्यतः समास के भेद कितने हैं? सामान्यतः समास के भेद, तो हम कहेंगे सर सामान्यतः समास के भेद हैं 6। और हमसे पूछा जाएगा कि पद की पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर, के आधार पर समास के भेद, समास के भेद, समास के भेद, तो हम कहेंगे सर पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने हैं? तो उत्तर हो जाएगा हमारा 4। तो समास के सामान्यतः भेद 6 हैं। तो हमसे एग्जामिनर ये पूछता है कि 6 भेद कौन से हैं और उनमें कौन सा पद प्रधान है। तो हमारा समास जो 6 है वो कौन कौन से हैं और उनमें एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा पद की प्रधानता है। तो एग्जाम में यहां से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो प्रधानता पूछी जाएगी। तो हमने इन बातों को अच्छे ढंग से बताना है। तो समास कितने हैं जी? समास जी यहाँ पर है 6। 6 समास कौन कौन से हो जाएंगे, इनकी बात की जाएगी। 6 समास कौन कौन से होंगे? तो पहला समास है हमारा अवयवी भाव समास। कौन सा समास है जी? अवयवी भाव समास। तो 6 समास एक बार पहले लिख देता हूं, फिर उसके बाद पद की प्रधानता पूछी जाएगी। दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। दूसरा समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। तीसरा समास हमसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे सर हमारा समास हो जाएगा द्वंद्व समास। चौथा समास कौन सा है जी? चौथा समास हमसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे सर बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है जी? बहुव्रीहि समास। पांचवा समास पूछा जाएगा तो हमारा उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। और जो हमारा छठा समास है उसका नाम क्या है? तो आखिरी समास हमने पढ़ लिया है, दो गौओं का समूह। तो आपने क्या कहा था? द्विगु, द्विगु समास। ये समास के हमारे कितने भेद हैं जी? 6 भेद हैं सामान्यतः। एग्जामिनर ये पूछेगा कि इनमें कौन कौन सा पद प्रधान रहेगा। यदि हमसे पूछा जाएगा अवयवी भाव समास, इसके अंदर कौन सा पद प्रधान रहेगा, तो उत्तर आएगा भी प्रथम पद प्रधान रहेगा। क्या रहेगा? प्रथम पद। प्रथम नहीं मिलता भाई, हमें क्या मिलेगा? पूर्व पद। क्या मिलेगा? पूर्व पद। या फिर हमें मिलेगा पहला पद। तो किस समास में प्रथम, पूर्व या पहला पद प्रधान होता है? तो उत्तर आएगा क्या? सर अवयवी भाव समास। हमसे तत्पुरुष समास में पूछता है कि कौन सा पद प्रधान रहेगा। हम कहेंगे सर द्वितीय पद प्रधान रहेगा। क्या कहेंगे? सर द्वितीय पद प्रधान रहेगा। या फिर मैं कह सकता हूं सर दूसरा पद प्रधान रहेगा। हमारा प्यारे बच्चों, या फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा किस समास में उत्तर पद की प्रधानता है, तो हमारा उत्तर पद की प्रधानता किसमें रहेगी? तत्पुरुष समास में। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। कौन सा समास आ गया है जी? द्वंद्व समास आ गया है। द्वंद्व समास में क्या होगा? इस समास में भाई हमसे पूछेगा कौन सा पद प्रधान रहेगा, तो हम कहेंगे जी दोनों पद प्रधान रहेंगे। कौन सा? दोनों पद प्रधान रहेंगे। या फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा किस समास में उभय पद प्रधान होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उभय। उभय का मतलब भी दोनों ही होते हैं, तो हमारा हो जाएगा क्या? द्वंद्व समास। अब एग्जामिनर ये पूछेगा कि किस समास में, किस समास में हमारा उत्तर, ये बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान रहेगा, तो हमारा प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा तीसरा पद प्रधान रहने वाला है। कई किताबों में तीसरा लिखा, कई किताबों में अन्य पद की प्रधानता दर्शाई गई है। क्रमधारय समास में क्या होगा? इस समास के अपनी ही एक अलग विशेषता है। इस समास में हमारा प्यारे बच्चों, इसमें एक तो मिलेगा आपको विशेषण,
विशेष्य। क्या मिलेगा? विशेषण विशेष्य। या फिर आपको मिलेगा उपमान उपमी, उपमान उपमी। और पद प्रधानता की बात की जाए तो हमारा दूसरा पद प्रधान रहेगा हमारा किस समास में? तो हम कहेंगे जी कर्मधारय समास में। तो यहां भी हमारा दूसरे का मतलब है द्वितीय, द्वितीय या उत्तर पद। क्लियर हो गया है। अब एग्जामिनर ये पूछेगा किस समास में हमारा द्विगु पद, किस समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होगा। पहला पद संख्यावाची एग्जामिनर पूछेगा तो पहला पद संख्यावाची होगा कहाँ? सर संख्यावाची हो जाएगा हमारा किस समास में? सर द्विगु समास में। यहां तक कि विषय वस्तु क्लियर हो गई है। और पद कौन सा प्रधान होगा? तो हम कहेंगे जी दूसरा पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान हो जाएगा? पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहां पर दूस, दूसरे पद प्रधान वाले, दूसरा पद प्रधान वाले समास कौन से हैं? दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान की बात की जाएगी तो हमारे प्यारे बच्चों दूसरा पद तो यहां भी आया है और दूसरा पद सर यहां भी आया है और दूसरा पद यहां भी आया है। तो प्यारे बच्चों आपको बता दूं जो तत्पुरुष समास है इसके दो भेद होंगे। दिनेश जी कितने भेद हो जाएंगे? दो भेद हो जाएंगे। वकील जी राम राम भाई, ठीक है। अब हमसे एग्जामिनर ये पूछेगा कितने भेद होंगे? हमारे तत्पुरुष समास के दो भेद होंगे। के अंतर्गत हमारे दो समास आएंगे। एक समास रहेगा सर क्रमधार्य, क्योंकि क्रमधार्य में भी दूसरा पद प्रधान है। एक समास रहेगा हमारा द्विगु समास। तो हमारे से पूछा जाएगा कि तत्पुरुष और द्वि क्रमधार्य और द्विगु हमारे किस समास के उदाहरण हैं? तो तत्पुरुष समास के उदाहरण रहने वाले हैं। क्यों रहेंगे? क्योंकि हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है दूसरा पद प्रधान और क्रमधार्य और द्विगु में भी दूसरा ही पद प्रधान है। तो प्यारे बच्चों संस्कृत में हमारा तत्पुरुष समास के भेद माने गए हैं कर्मधारय और द्विगु। और संस्कृत की व्याकरण जो है वही हमने हिंदी में प्रयोग में लाए हैं। तो हमारे संस्कृत में भी भेद है तो हिंदी में भी होगी जो के तो। उसके अलावा एक तो हमारा हो जाएगा ये वाला। दूसरा हमसे पूछा जाएगा कि एक समास और कौन सा भी पद की प्रधानता के आधार पर? सर अवयवी भाव, अवयवी भाव समास, अव्ययी भाव समास। उसके बाद बात की जाएगी भी कौन कौन से वेद रहेंगे? सर हमारा होगा द्वंद्व समास। कौन सा भाई? द्वंद्व समास। और बहुव्रीहि समास। अब हमारे पद की प्रधानता के आधार पर बात की गई थी। किसके आधार पर बात की गई है? सर पद की प्रधानता के आधार पर बात की गई है। तो हम कह सकते हैं अवयवी भाव समास में, अवयवी भाव समास में हमारा भाई पहला पद प्रधान है, प्रथम पद आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर जी यहाँ पर हमारा आ गई हैं दोनों पद, ठीक है। और यहाँ पर हमारे से पूछा जाएगा तो हम कहेंगे अन्य पद प्रधान है। यदि हमसे पूछा जाएगा सामान्यतः भेद कितने हैं तो उत्तर आएगा आपका 6। और वैसे आपसे पूछा जाएगा पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने हैं तो आपका उत्तर क्या रहेगा? सर 4 भेद हैं। वो 4 भेद कौन कौन से हैं? सर जी तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यहाँ तक की विषय वस्तु क्लियर हो गई है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, हम अपनी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है क्या? हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आगे बढ़े। राम राम भाई, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी का अभिनंदन है नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिए यहाँ तक क्लियर हो गया है क्या?
ताकि आगे विषय वस्तु को बढ़ाया जाएगा। लो भाई, आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद की विषय वस्तु क्या है जी? इसके बाद हमने जानना है कि अवयवी भाव समास में हमने क्या क्या पढ़ना है। अवयवी भाव समास में, अवयवी भाव समास, पहला भेद का नाम क्या था जी? हमने समास के सामान्यतः भेद कितने पढ़े थे सर जी? 6 भेद पढ़े थे। भेद कितने हैं समास के? 6 भेद हैं। पहले भेद का नाम है अवयवी भाव समास। इस अवयवी भाव समास की पहचान क्या रहने वाली है सर? इसमें आपने अभी तो बताया था, इसमें हमारा पहला पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान होगा? पहला पद प्रधान। और समस्त पद, कौन सा भाई सर? समस्त पद हमारा अव्यय बनेगा। क्या बनेगा जी? अव्यय बनेगा। हमारा पहला पद प्रधान होगा और समस्त पद बन जाएगा अव्यय। अव्यय क्या चीज है? अब ये बात क्लियर कर लेते हुए, अव्यय क्या चीज है। अव्यय की बात की जाए तो अव्यय हमारा क्या होगा? अव्यय हमारा होगा कि जिन शब्दों पर, जिन शब्दों पर लिंग वचन, लिंग वचन काल कारक, काल कारक का प्रभाव न पड़े, का प्रभाव न पड़े, वो हमारा क्या कहलाएगा सर? वो हमारा कहलाएगा अव्यय। अब बात की जाएगी भी इसकी पहचान की। हमने क्या करना है? हमने अवयवी भाव समास की पहचान करनी है। इसमें क्या होगा? आपको मिलेगा उपसर्ग युक्त शब्द, आपको उपसर्ग युक्त शब्द मिलेंगे। ठीक है, उपसर्ग युक्त शब्द मिलेंगे। उसके अलावा प्यारे बच्चों आपको क्या मिलेगा? उपसर्ग युक्त शब्द मिल सकते हैं। और आगे के खड़ा है। अरे ओनियन का कर दो, ओनियन। हाँ, की बीमारी होगी जी यार? क्या करूं? ऑफ करूं? पता की बात है, एक काम करो, मास्टर जी कल्ले मंगाओगे? कल्ले कल्ले खाओगे? देख लो रे। तो आपने 2 दिन हो गए, 2-3 बार मत। अरे आप तो सब्जेक्ट सा है। आओ मास्टर जी, हम आओ। सब्जेक्ट सा का मतलब ये है कि चलो मास्टर जी करो करो। बैच में या यूट्यूब पे मैम मंगा दो फिर छड़ दी।
अभी स्टार्ट नहीं हुई, वो तो करो ना आप। इसमें तो करो जी। सर जी, अब ये यूट्यूब पे है क्या? हाँ भाई, जल्दी से जुड़ जाओ भाई, क्योंकि हुआ क्या, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण हमारी क्लास बीच में विलंबित करनी पड़ी। लेकिन अब हम अपनी कक्षा को अनवरत करेंगे, और जल्दी से जल्दी जितने भी साथी हैं आपके उनको बोलो कि जल्दी से जल्दी ऐप के साथ जुड़ जाएं। अभी क्लास यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है, ऐप से ही पढ़ाऊंगा अभी। अब जितना भी हमारा पोर्शन रहेगा वो ऐप से ही होगा अब, ठीक है। हाँ भाई, यदि कोई भी विषय से संबंधित समझ में ना आता हो तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप अपना डाउट है वो रख सकते हैं सामने, ठीक है। क्योंकि कैटेडिटी आपकी सेवा में हाजिर है, हर बिंदु का आपकी सुनवाई की जाएगी। यदि आपको ये लगता है कि ये सर हमारे समझ में नहीं आया है, तुरंत प्रभाव से मैसेज कीजिए, आपकी सुनवाई तुरंत की जाएगी भी। ऐसा बेझिझक होकर आप अपना परिवार समझे इसको, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये हो गया, अगला पेज निकाल दो ना। अगला पेज कहाँ है? ये तो हो गया था, अगला पेज था। अच्छा, अब ये वाइट पेज चलेगा। चलो ठीक है जी, नहीं चलो ये ठीक है जो आप। लो भाई, अब है ना, हमने टॉपिक शुरू करना है। तो भाई कुछ विलंब हो गया था, लेकिन अब बिना विलंब के हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अवयवी भाव समास, ठीक है। अवयवी भाव समास, इस समास में हमसे पूछता है एग्जामिनर कौन सा पद प्रधान रहेगा, तो हम कहेंगे पहला पद। कौन सा पद प्रधान रहेगा? सर पहला पद हमारा रहेगा प्रधान, और समस्त पद, और समस्त पद अव्यय बन जाएगा। क्या बनेगा भाई? सर अव्यय बन जाएगा, बन जाएगा। अब बात ये आती है कि सर हमें अव्यय का ज्ञान नहीं है, एक बार अव्यय की डेफिनेशन और क्लियर कर देता हूं। वे शब्द जिन पर जिन पर लिंग वचन काल कारक काल कारक का प्रभाव न पड़े, कारक का प्रभाव न पड़े, वो हमारा कहलाएगा अव्यय। अब सर हमें बता दो कि इस अवयवी भाव समास को हम याद कैसे करें, क्योंकि इसके उदाहरण तो बहुत हैं। तो हम क्या करेंगे जी, हम इसकी कर रहे थे पहचान। क्या करेंगे? हमने इसकी कर ली है पहचान। पहचान क्या है जी? सर इसमें हमें मिलेंगे उपसर्ग युक्त शब्द। क्या मिलेंगे जी? उपसर्ग युक्त शब्द। और और विग्रह करते समय, विग्रह करते समय और विग्रह करते समय हम क्या करेंगे? विग्रह करते समय दोनों पद एक जैसे दिखाई देंगे, एक जैसे दिखाई दें। अब भाई हमने क्या करना है? हमने भाई उपसर्ग युक्त शब्द का प्रयोग करना है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है, उपसर्ग लिखा है मैंने यहां पर यथा, ठीक है। यथा उपसर्ग से बनने वाले शब्द, यथा उपसर्ग से बनने वाले शब्द, यथा शक्ति, यथा विधि,
यथाविधि, यथा संभव, यथा संभव, संभव, ठीक है, यथोचित, यथोचित। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ उदाहरण है, ठीक है, यथा संभव, यथा विधि, यथा यथोचित, ठीक है। इस तरह के उदाहरण यदि आपको मिलते हैं तो वो हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वो हमारे सर अवयवी भाव समास के अंतर्गत आ जाएंगे। इनके जो प्यारे बच्चों विग्रह क्या रहेगा, यथाशक्ति, तो हम कहेंगे सर शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो जितनी शक्ति हो उसका ही हमें उसके अनुसार ही काम करना है, यथाशक्ति। यथा विधि, तो उत्तर क्या होगा सर, विधि के अनुसार, क्या हो जाएगा, विधि के अनुसार। यथा संभव, जैसा संभव हो, यथा संभव का मतलब क्या होगा, जैसा संभव हो। यथोचित, जैसा उचित हो, जैसा उचित हो। ये हमारे हो जाएंगे यथा उपसर्ग से बनने वाले शब्द। इसी तरह से मैंने यहां पर लिख दिया भाई, मैंने यहां पर लिखा अनु उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग, अनु, अनुकरम, अनुकरम और अनुरूप, अनुरूप, अनुकरम। इसी तरह से प्यारे बच्चों मैंने यहां पर लिखा प्रति, प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक और प्रतिमाह, प्रतिमास। उसके अलावा प्यारे बच्चों मेरे पास उपसर्ग है, हर उपसर्ग से बनने वाले शब्द मैंने यहां पर लिखा हर रोज, हर पल, हर रोज, हर पल। इसके अलावा प्यारे बच्चों हमारा उपसर्ग रहने वाला है भर, क्या रहेगा, भर। भर उपसर्ग से बनने वाले शब्द जो होंगे वो रहेगा भरपूर, भरपेट और भर सक। मैंने यहाँ पर भर उपसर्ग से बनने वाले शब्दों से संबंधित उपसर्ग से। अब प्यारे बच्चों ये यहाँ पर ये जितने भी मैंने लिखे सारे के सारे हमारे क्या हैं, समस्त पद हैं, क्या है जी, समस्त पद। अब अनुकरम, तो विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा सर, करम, 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 अनुकरम, ठीक है। कर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद कर्म भी लिख सकते हैं, कर्म के बाद कर्म, अनुक्रम, कर्म, कर्म भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अनुरूप, रूप के योग्य, अनुरूप का क्या बनेगा सर जी, रूप के योग्य। तो ये हमारा है विग्रह और ये हमारा है प्यारे बच्चों समस्त पद। प्रतिदिन, तो विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा जी, बिल्कुल दिन दिन बन जाएगा, क्या विग्रह बनेगा सर, दिन दिन। प्रत्येक, हम कहेंगे जी एक एक, क्या बनेगा प्रत्येक। प्रति मास, क्या विग्रह रहेगा, मास, मास। क्लियर हो गया है। और अब आ गया भी हर उपसर्ग से बनने वाले शब्द, किससे है जी, हर उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे रोज रोज, हर रोज हो जाएगा सर, रोज रोज हमारा क्या है सर, रोज रोज हमारा है विग्रह और हर रोज क्या है सर, समास है। पल पल, क्या बनेगा जी, हर पल, पल पल, हर पल। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या है सर, ये जो है ये हमारे होंगे विग्रह। और जो इस तरफ लिखी ये क्या है जी, ये सर हमारे हैं समास। अब एग्जामिनर ये पूछता है कि जल्दी से जल्दी बिना समय जाया करे भरपूर का विग्रह क्या होगा, पूरी तरह से, पूरी तरह से क्या बनेगा जी, भरपूर। पूरा पेट भरकर, पूरा पेट भरकर, पूरा पेट भरकर, भरपेट। और पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से क्या रहेगा
सर भरसक रहने वाला है। ये हमारा सीटेट 2022 में हमसे एग्जामिनर ने पूछ लिया था कि भरसक का विग्रह क्या रहेगा, तो हम कहेंगे जी भरसक का विग्रह रहने वाला है क्या, पूरी शक्ति से। तो हमारे कुछ उपसर्ग से जिनसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सारे के सारे हमारे भाई समस्त पद हैं, जिसको मैं समस्त पद को कहा जाता है समास। और ये जी ये हमारे हैं जी विग्रह। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या हमारे और भी उपसर्ग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ तक की विषय वस्तु आपको समझ में आ गई है क्या? जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। सर जी पानी के लिए बोला था, बोतल दोगी? हाँ भाई, ताकि आगे विषय वस्तु हम पढ़ सकें। जल्दी से कमेंट कीजिए यहाँ तक क्लियर हो गया है क्या? हाँ, जो भी साथी जुड़ा हुआ है जल्दी से कमेंट करके बताया करो भी यहाँ तक समझ में आ गया क्या। हाँ जी, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हमारे कुछ और उपसर्ग वाले शब्द हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमारा उपसर्ग कौन सा रहेगा? सर हमारा उपसर्ग, कुछ उपसर्ग हैं और जिनसे भी हमारे समास बनेंगे, तो मैंने यहां लिख दिया अभी समास। ठीक है, जैसे हमारा आ उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है जी? उपसर्ग हमारा है आ। उपसर्ग समास। उपसर्ग हमारा है आ, और आ उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द होंगे, आमरण, आजीवन और आजन्म। आजन्म, तो इन सभी में हमारा उपसर्ग क्या है जी? आ उपसर्ग है। इसी तरह से एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं कि नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। ठीक है, नी उपसर्ग जो हमारे अवयवी भाव समास में प्रयोग किए जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा निडर और निसंदेह। क्या रहेगा? निसंदेह। निस्संदेह भी हो सकता है, निस्संदेह भी हो सकता है। इसके अलावा सर हमारा उपसर्ग रहेगा बे। क्या रहेगा उपसर्ग? सर उपसर्ग रहेगा हमारा बी। और बे उपसर्ग से बनने वाले शब्द बेकाम, ठीक है, बेवजह है, बेवजह और बे बेवजह, बेकाम, बेघर, इन सभी में उपसर्ग क्या है जी? बे उपसर्ग है। इसके अलावा प्यारे बच्चों उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं वो हमने मोस्टली पढ़ लिए हैं। और एक उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है जी? हमसे पूछा जा सकता है, बा उपसर्ग है। क्या है जी? सर बा उपसर्ग है। और बा उपसर्ग से बाकायदा, बाकायदा। तो ये हमारा प्यारे बच्चों उपसर्ग और उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो जाएंगे। यहाँ पर पहला जो हमारा शब्द है इसका विग्रह कर लेते हैं। ठीक है, आमरण। आमरण का विग्रह क्या होगा? आमरण का जो विग्रह रहेगा वो प्यारे बच्चों रहेगा मरण तक। क्या रहने वाला है? सर जी मरण तक। उसके बाद जीव, आजीवन का जीवन भर। क्या रहेगा? जीवन भर। इसी तरह से आ जन्म का क्या रहने वाला है? जन्म भर। बहुत बार हम सुनते हैं उसने आजन्म ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया। आजन्म का मतलब है जन्म भर। अब यहां तक क्लियर हो गया है? निडर, निडर बिना डर के, बिना डर के, बिना डर के क्या होगा? बिना डर के होगा सर निडर। निसंदेह, निस्संदेह क्या बनेगा? बिना संदेह के। क्या बन जाएगा? सर जी हमारा यहाँ पर बनेगा बिना संदेह के, बिना संदेह के। और बेकाम, बहुत बार हम बोलते तुम मुझे बेकाम परेशान मत क्या कर। बिना काम के, बिना काम के। और बेवजह, बिना वजह के, बेवजह बिना वजह के। और बेघर, बिना घर के।
कायदे बाकायदा, तो क्या हो जाएगा भाई सर कायदे, कायदे का मतलब नियम, कायदे का मतलब नियम के अनुसार, बाकायदे का मतलब है नियम के अनुसार। ये तो प्यारे बच्चों हमने उपसर्ग युक्त शब्द का प्रयोग कर लिया है। सर इसके अलावा एक आधा उदाहरण और भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। वो कौन कौन से उदाहरण रहेंगे? अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण की बात की जाए तो हम कहेंगे सर कि कौन सा उदाहरण? सर सपरिवार, परिवार के साथ, सपरिवार, परिवार के साथ। और उदाहरण पूछता है तो हम कहेंगे सर सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, सावधानी के साथ। आया समझ में? मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक। तो यहां तक की विषय वस्तु क्लियर हो गई, तो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा आपने कहा था सर विग्रह करते समय दोनों पद एक जैसे भी तो दिखाई देने चाहिए। अब उसके बारे में पढ़ लेंगे। सर विग्रह करते समय, करते समय दोनों पद, दोनों पद एक जैसे दिखाई देने चाहिए, एक जैसे दिखाई देने चाहिए, दिखाई दे। वो हमारा कौन सा समास होगा? वो समास होगा हमारा अवयवी भाव समास। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया रातों रात, क्या लिख दिया भाई? रातों रात। तो विग्रह किया तो क्या बना? रात रात में। विग्रह किया तो हमारा बन गया है रात रात में। एग्जामिनर पूछेगा बातों बात, तो क्या करेंगे? उसने बातों बात सारी खबर को जान लिया, तो बात बात में, बातों बात, बात बात में। हमसे पूछा जाएगा दिनों दिन, क्या पूछा जाएगा? सर दिनों दिन। क्या विग्रह हो जाएगा? सर दिन, दिन में, दिन दिन में। एक प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था प्रतिदिन, क्या पढ़ा था जी? सर हमने पढ़ा था प्रतिदिन। प्रतिदिन का हमारा विग्रह था दिन दिन। प्रतिदिन का विग्रह क्या था जी? सर दिन दिन। लेकिन इसमें और यहां पर देख लो भी, एक का विग्रह है दिन दिन में, दिन दिन में प्रतिदिन नहीं होगा, दिनों दिन होगा, और दिन दिन होगा तो प्रतिदिन होगा। क्लियर है? यहां तक की विषय वस्तु समझ में आ गई है। अब हमसे पूछा जाएगा सर बीचों बीच, क्या पूछा जाएगा भाई? सर हमसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि बीचों बीच क्या करना पड़ेगा? सर बीचों बीच, बीच बीच में क्या करेंगे? बीचों बीच, बीच बीच में। हाथों हाथ, हाथों हाथ। सर हाथ हाथ में, हाथों हाथ क्या बनेगा? हाथ हाथ में। हमसे पूछा जाएगा गली गली, गली गली, गली गली में। यहां तक की विषय वस्तु क्लियर हो गई है, आ गया होगा समझ में। तो ये प्यारे बच्चों हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने अब इतने अवयवी भाव समास के उदाहरण पढ़े हैं, इनसे बाहर हमारा अवयवी भाव समास नहीं पूछा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की विषय वस्तु आपको समझ में आ गई होगी। लो भाई आगे बढ़ते हैं, इससे अगला समास पढ़ेंगे। इससे अगला समास क्या रहेगा उसके बारे में जानेंगे। लो भाई, अब हमने एक समास पढ़ लिया है, क्या नाम था जिसका? सर जिसका नाम था हमारा अवयवी भाव समास। अब हम पढ़ रहे थे समास के भेद, और समास के भेद हमसे पूछे जाते हैं। तो समास के भेद कितने रहेंगे? सर समास के भेद अभी तो आपने बताया था 6 रहेंगे। अब हमसे पूछा जाएगा कि समास के 6 भेदों में से एक भेद हमने पढ़ लिया, सर दूसरा भेद कौन सा रहेगा? सर हम पढ़ लेते हैं आज की क्लास में द्वंद्व समास।
कौन सा समास पढ़ेंगे? सर द्वंद्व समास हम आज की क्लास में पढ़ लेते हैं, क्योंकि छोटा समास है आज ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ने को तो हम तत्पुरुष भी पढ़ सकते, लेकिन प्यारे बच्चों समय को मद्देनजर रखते हुए कि आज की क्लास में हमने 2 या 3 समास पढ़ेंगे छोटे छोटे, जो बड़ा समास उसके हमने तत्पुरुष समास के भेद भी पढ़ने पड़ेंगे। अब द्वंद्व समास, एग्जामिनर पूछता है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान रहेगा। यदि हमसे पूछा जाएगा पद की प्रधानता, तो उत्तर क्या रहेगा? प्रधानता, सर हमारा प्रधानता मिलेगी उभय पद। कौन सा पद प्रधान रहेगा? उभय पद। सर हमसे पूछा जाएगा कौन सा पद प्रधान रहेगा? सर पद की प्रधानता की बात की जाए तो हमारा उभय या दोनों पद ही प्रधान रहेंगे। यहां तक समझ में आ गया क्या? अब हमने सर पढ़ लिया उभय पद प्रधान होगा। क्या इसकी कोई पहचान है? बिल्कुल है भाई। सर इसकी पहचान क्या है? इसमें आपको मिलेंगे भाई विलोम शब्द। क्या मिलेंगे? सर विलोम शब्द मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। इसमें आपको मिलेगा एक दोनों पद संख्यावाची, दोनों पद आपको मिलते हैं संख्यावाची। ठीक है जी। इसके अलावा दोनों पद संख्यावाची के अलावा आपको सार्थक निरर्थक भी मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? सार्थक निरर्थक। सार्थक निरर्थक। उसके अलावा सर हमें इसमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा दो विलोम शब्द मिलेंगे, सार्थक निरर्थक मिलेंगे, ठीक है, या फिर संख्यावाची शब्द मिलेंगे। इसके अलावा ये प्यारे बच्चों इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग मिलता है। किसका प्रयोग मिलेगा? योजक चिन्ह। और क्या करना है जी? और विग्रह करते समय, और हमें क्या करना है? विग्रह करना है। विग्रह करते समय, विग्रह करते समय हमने क्या करना पड़ेगा? एवं या और, एवं या और का प्रयोग करना है। इनका प्रयोग करना है भी, ठीक है। किस तरह से, इसके ऊपर विचार कर लेते हैं। सर हमें मिलेंगे क्या? सर हमें मिलने वाले हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द किस तरह से? जैसे मैंने यहां लिख दिया सुख दुख, सुख दुख। अब सुख का विलोम क्या है? दुख है। विग्रह करते समय एवं या और का प्रयोग करना है। जैसे मैंने यहां लिख दिया सुख और दुख, एक दूसरे के अपोजिट हैं? बिल्कुल हैं। आपसे पूछा जा सकता है लाभ हानि, क्या पूछा जाएगा? लाभ हानि एक दूसरे के अपोजिट हैं? बिल्कुल हैं जी। तो आपने विग्रह क्या करना है? सर लाभ, लाभ और हानि, लाभ और हानि। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। आपसे पूछा जाएगा इसी तरह से जय पराजय, क्या करना है जी? सर जय पराजय, तो हम कहेंगे जय और क्या? सर और तो हमारा पराजय हो जाएगा। क्लियर है। आपसे पूछा जाएगा इसी तरह से आकाश पाताल, क्या पूछा जाएगा? आकाश पाताल, ठीक है, पाताल। आकाश और पाताल क्या बनेगा भाई? आकाश और पाताल। आपसे एग्जामिनर पूछेगा इसी तरह से, आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि राजा रंक, राजा रंक, तो क्या करना है? सर राजा और
रंक करना है। क्या करना है जी? राजा रंक कर देंगे। क्लियर है? इस तरह के उदाहरणों में हमसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा सर? हमसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि राजा प्रजा, राजा और प्रजा। आपसे पूछा जाएगा कृष्ण, कृष्ण कंस, क्या बनेगा? कृष्ण और कंस आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह से एग्जामिनर राम रावण, क्या बनेगा सर? राम और रावण आपसे पूछा जाएगा। उधार नगद, क्या बनेगा जी? उधार और नगद। क्लियर है? आपसे एग्जामिनर ऐसे उदाहरण पूछेगा कि धर्म कर्म, धर्म या धर्म और कर्म, इस तरह के उदाहरण जो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, वो हमारे किस समास के अंतर्गत आएंगे सर? वो हमारे आएंगे किसके अंतर्गत सर? हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत। अन्य उदाहरणों की बात की जाए तो आप क्या करेंगे सर? मैं कर दूंगा अमीर गरीब, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। आपसे पूछा जाएगा इसी तरह से कि दानी कंजूस, दानी कंजूस, तो आप क्या करेंगे सर? दानी और कंजूस कर देंगे। क्लियर है? आपसे यहां से एग्जामिनर पूछेगा न्याय अन्याय, न्याय और अन्याय। आया समझ में? कोई दिक्कत? आपसे पूछा जाएगा तन मन, तन और मन। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि जल्दी से मुझे ये बताए कृतज्ञ, कृत घन में कौन सा समास है? तो हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। यहां तक की विषय वस्तु क्लियर हो गई है। इसी तरह से प्यारे बच्चों हमसे दोनों पद संख्यावाची मिलेंगे। क्या मिलेंगे सर? दोनों के दोनों पद हमें मिलेंगे संख्यावाची। किस तरह के उदाहरण होंगे? दोनों पद संख्यावाची। जैसे मैंने यहां पर लिखा एकादश, क्या लिख दिया जी? एकादश। विग्रह किया तो क्या बना? एकह एक और एकादश, एक और 10। क्लियर है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सप्तदश, सप्त और 10। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दवादश, दवा और दवा का मतलब ये खाने वाली दवा नहीं, इसका मतलब दो है भाई, दो और 10। क्या होगा भाई? 2 और 10। आपसे एग्जामिनर पूछता है 9 10, 9 और 10। एग्जाम में आपसे पूछ लिया 31, 1 और 30, 89, 9 और 80। इस तरह के शब्द आपको मिल जाएंगे तो वो हमारा समास कौन सा होगा सर? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो हमने प्यारे बच्चों दो बिंदु क्लियर कर लिए हैं। एक तो दोनों पद, एक पद यदि संख्यावाची होगा तो हमारा समास होगा भाई द्विगु समास, और यदि दोनों पद संख्यावाची होंगे तो हम कहेंगे सर वो समास हमारा है कौन सा? द्वंद्व समास। यहां तक की विषय वस्तु क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये भी 89 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर सार्थक निरर्थक कैसे होंगे? अब उनके ऊपर विचार करते हैं। एक शब्द सार्थक, दूसरा शब्द निरर्थक, द्वंद्व ही समास चल रहा है। कौन सा समास है जी? द्वंद्व समास। इसमें हमें मिलेगा एक पद सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक निरर्थक किस तरह से जी? सार्थक निरर्थक पद कैसे होगा? जैसे मैंने यहां पर लिख लिया बच्चे बच्चे, बच्चे बच्चे, बच्चे तो सार्थक है, बच्चे निरर्थक है। आपसे पूछा जाएगा इसी तरह से आम ओम,
एक सार्थक दूसरा निरर्थक है। ठीक है, पवन ववन एक सार्थक एक निरर्थक है। सनान वनान, तो इनका प्यारे बच्चों विग्रह कैसे होगा? सनान वनान। जैसे मैंने यहां पर बच्चे बुच्चे, बच्चे या फिर मैं कह सकता हूं और बच्चे बुच्चे, बच्चे या बुच्चे, बच्चे बुच्चे हैं, हम बहुत बार बोलते हैं बच्चे या बुच्चे। ठीक है, तो सार्थक एक शब्द सार्थक है, ये हमारा शब्द क्या है सर? सार्थक है। और ये शब्द सर निरर्थक है। तो हमारे प्यारे बच्चों सार्थक निरर्थक शब्द आम ओम, आम सार्थक है और ओम निरर्थक है। पवन ववन, पवन सार्थक है, ववन निरर्थक है। क्लियर है? इसी तरह से प्यारे बच्चों सनान वनान, सनान सार्थक वनान निरर्थक। अरे गोली वोली लग गई होगी, गोली सार्थक वोली निरर्थक है। पानी पूनी पी लो, पानी सार्थक और पूनी निरर्थक है। तो सार्थक निरर्थक शब्द होंगे, वो भी हमारे द्वंद्व समास के ही उदाहरण होंगे। कुछ अन्य उदाहरण जो प्यारे बच्चों पेपर में पूछे जाते हैं, अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण किस तरह के आएंगे? ये भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने लिख दिया सिया राम, यहाँ पर तो प्यारे बच्चों आपको योजक चिन्ह मिला है, योजक चिन्ह कई बार नहीं मिलता है। सिया, सिया राम, तो सिया और राम, सिया और राम। इसी तरह से राधे श्याम, एग्जाम में आएगा राधे श्याम, राधा और श्याम, राधा और श्याम। क्लियर है? आपसे एग्जामिनर पूछेगा इसी तरह से राधे श्याम, राधा और श्याम, हरि हरे, क्या पूछा जाएगा? हरि हर, हरि हर, हरि और हर, हरि और हर। आपसे पूछा जाएगा इसी तरह से भीमार्जुन, भीमार्जुन, भीम और, भीम और अर्जुन, भीमार्जुन, भीम और अर्जुन। आपसे पूछा जाएगा ऐसे ही उदाहरण, आपसे पूछा जाएगा कृष्णार्जुन, क्या पूछा जाएगा? कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा इसी तरह से कि मुझे आप कर्तव्य, कर्तव्य में, कर्तव्य, कर्तव्य का विग्रह क्या होगा? कर्तव्य और अकर्तव्य। इस तरह के उदाहरण जो होंगे वो हमारे को देखने पड़ेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है। कर्तव्य, कर्तव्य में, कर्तव्य और अकर्तव्य। यहां तक समझ में आ गया? आपसे एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। आपसे पूछा गया है शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण लिख देता हूं फिर भी। ठीक है, शीत और उष्ण, उष्ण, शीतोष्ण। आपसे एग्जामिनर पूछेगा इसी तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है लाभालाभ, लाभ और अलाभ। यहां तक की विषय वस्तु क्लियर हो गई। ये था प्यारे बच्चों हमारा द्वंद्व समास। आज की क्लास में हमने दो ही समास पढ़े और मैं उम्मीद करता हूं आप एग्जाम में कोई भी परीक्षा देते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाएगी और हिंदी में यदि आता है प्यारे बच्चों समास, जहां भी आपसे हिंदी पूछी जाए और वहां पर आएगा समास, और समास में आप प्यारे बच्चों पिछले 50 पेपर उठा के देख लो, यदि आपका क्वेश्चन अवयवी भाव समास से आया है तो भी यहीं से पूछा गया है जो मैंने अभी पढ़ाया है। यदि द्वंद्व समास से आया है
तो भी प्यारे बच्चों मैंने जितना पढ़ा है इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगली कक्षा में रहा बिंदु उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।